आज हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है। हमारे जो बायोलॉजी की फील्ड है उसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन किया था डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोगों ने आज सीखना है। मीन्स आप इस काबिल हो जाओगे इस क्लास के बाद कि आप लोगों को पता होगा कि साइंटिस्ट का क्या क्या काम था। तो पहला ऑब्जेक्टिव है आज का हमारा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। मुस्लिम साइंटिस्ट का हमारी बायोलॉजी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी स्टडी करेंगे। और सेकंड हमारा आज का आउटकम ऑब्जेक्टिव है कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी के फील्ड के अंदर उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। ठीक है, आज के हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हमने इनको ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अरिस्टोटल, आपके सामने ये डायग्राम शो हो रही होगी, उस पे लिखा हुआ है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। अरिस्टोटल को कहा जाता है बायोलॉजी के फादर। ठीक है, अरिस्टोटल जो हैं वो बायोलॉजी ऑफ फादर हैं, जिसको हम कहें कि ये बायोलॉजी के अब्बू हैं। अब चलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन बायोलॉजी। मुस्लिम साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी के अंदर। Muslim scientists contributed a lot of knowledge in the science of biology and medicine from 18th to 15th century. मुस्लिम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज साइंस के अंदर और बायोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर दी है 18 to 15 सेंचुरी तक में। There have been hundreds of notable Muslim scientists who have made contributed to civilization and development in science. और सैकड़ों ऐसे काबिले जिक्र मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की है सिविलाइजेशन डेवलपमेंट एंड साइंस के अंदर। ठीक है, सम ऑफ द फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट आर, कुछ ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हैं इस बायोलॉजी की फील्ड के अंदर। आज हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है जाबिर बिन हयान। Jabir bin Hayyan was born 721 AD and died in 815 AD. मतलब जाबिर बिन हयान पैदा हुए थे 721 में और उन्होंने वफात पाई 815 AD के अंदर। जाबिर बिन हयान जो हैं ये काबिल तारीफ एक साइंसदान है, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है हमारी बायोलॉजी फील्ड के अंदर। He was born in Iran. ये पैदा हुए ईरान के अंदर और इन्होंने प्रैक्टिस की मेडिसिन की इराक के अंदर। He introduced experimental chemistry. जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले मुतारिफ इंट्रोड्यूस करवाया था एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को और जाबिर बिन हयान ने ही केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा तजर्बों को शुरू किया था। ठीक है, he wrote a number of books on plant and animals और जाबिर बिन हयान ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। among these, जैसा कि हमारे पास कुछ बुक्स यहाँ पे हैं, अल नबतात एंड अल हैवान। इन्होंने ये दो बुक्स लिखी थी, अल नबतात और अल हैवान। he was also astronaut, engineer, physician and philosopher. जाबिर बिन हयान जो हैं ये एस्ट्रोनॉट भी थे, इंजीनियर भी हैं एंड फिजिशियन एंड फिलोसोफर भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जाबिर बिन हयान जो हैं वो 721 एडी के अंदर पैदा हुए एंड 815 एडी के अंदर उन्होंने वफात पाई। ये पैदा हुए थे ईरान के अंदर और उन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी इराक के अंदर। एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और इसीलिए इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है जाबिर बिन हयान को। और इन्होंने बहुत बुक्स भी लिखी जो के प्लांट और एनिमल्स पे हैं। एक है अल नबतात एंड दूसरी है अल हैवान। और ये क्या थे, एस्ट्रोनॉट भी हैं, इंजीनियर भी हैं
फिजिशियन भी है एंड फिलोसोफर भी हैं। ओके, देन अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि दूसरे साइंटिस्ट हैं, अब्दुल मलिक आसमाई। ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी के फील्ड के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन भी दी है। अब्दुल मलिक आसमाए 740 एडी के अंदर पैदा हुए थे और 828 एडी के अंदर इन्होंने वफात पाई, और ये पैदा हुए हैं बसरा के अंदर। He was born in Basra, is specialist in animal science। ये पैदा हुए थे बसरा के अंदर और ये स्पेशलिस्ट हैं एनिमल साइंस में। इन्होंने बहुत बुक्स लिखी जो कि हैं प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। और यहाँ पे कुछ हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखी भी है, आप लोग देख सकते हैं। अल खैल, ये है इज अबाउट हॉर्सेस। ये वाली जो बुक इसने लिखी थी अब्दुल मलिक आसमाई ने, वो बुक थी अल खैल, हॉर्सेस के ऊपर लिखी गई थी, जिसने इसने हॉर्सेस के ऊपर पूरी डिटेल लिखी है। दूसरी है अल इबिल, ये लिखी थी कैमिल्स के ऊपर, जिसमें केमिकल की पूरी डिटेल बताई गई है। और एस शॉ, ये लिखी है इज अबाउट शिप के ऊपर है, जिसको शिप की पूरी डिटेल लिखी गई है। उसके बाद में अल वहूश जो है, ये है विल्ड एनिमल पे, जो कि जंगली जानवर होते हैं, उनके ऊपर एक बुक लिखी है जो कि है अल वहूश। खलाकुल इंसान इज अबाउट स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक और बुक है खलाकुल इंसान के नाम से, जिसके अंदर अब्दुल मलिक आसमाई ने ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में लिखा है और बताया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब्दुल मलिक आसमाई के क्या था। ये बसरा के अंदर पैदा हुए थे, ये एक स्पेशलिस्ट थे एनिमल साइंस के अंदर, और उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, एक थी प्लांट और दूसरी थी एनिमल्स। और वो कुछ हमारे पास यहाँ पे हैं, अल खैल, अल अबील, एशा, अल बहूश और खलाकुल इंसान। अल खैल जो है वो हॉर्सेस के ऊपर है, अल अबील जो है वो केमिकल्स के ऊपर है, और एशा जो है वो शिप के ऊपर है, अल बहूश जो है विल्ड एनिमल्स के ऊपर है, मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उनके ऊपर। और खलाकुल जो इंसान बुक लिखी है वो है एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, जो खलाकुल इंसान है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर लिखी गई, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। यस टीचर। यस टीचर। ओके, देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट बू अली सीना। बू अली सीना जो है ये भी एक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखा है बायोलॉजी के अंदर। बेटा मैंने आप लोगों को कहा है कि पीपीटी को टच मत करें। बू अली सीना जो है, चले अब स्टार्ट करते हैं। बू अली सीना जो है ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी बायोलॉजी फील्ड के अंदर। बू अली सीना was born बेटा अब काइंडली आप लोग पीपीटी को टच मत करें, जिसकी वजह से हमारी क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, अब इसको टच मत करें आप लोग।
अबू अली सीना जो हैं ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी बायोलॉजी की फील्ड के अंदर। अबू अली सीना was born 980 and died in 1037, मतलब ये पैदा हुए थे 980 के अंदर और इन्होंने वफात पाई 1037 के अंदर एडी के अंदर। बॉर्न इन बुखारा, ये पैदा हुए हैं बुखारा के अंदर। एक ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट थे मेडिसिन की फील्ड के अंदर, मतलब इन्होंने मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा अपने काम किया है और ये एक्सपर्टीज भी रखते हैं। ये एक्सपर्ट हैं मैथमेटिक्स के अंदर और एस्ट्रोनॉमी के अंदर, फिजिक्स के अंदर एंड पैलेंटोलॉजी के अंदर। ठीक है, अबू अली सीना जो हैं ये ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं मेडिसिन की फील्ड के अंदर और ये अपने एक्सपर्टीज भी रखते हैं, मतलब ये एक्सपर्ट भी हैं मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, फिजिक्स के अंदर एंड पैलेंटोलॉजी के अंदर। और इन्होंने काम किया है आई की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के ऊपर एंड उसकी डिजीज के ऊपर। ठीक है, अबू अली सीना ने ही वर्कड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड डिजीज ऑफ आई। अबू अली सीना ने काम किया है, वर्क किया है आई की स्ट्रक्चर की, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आई का फंक्शन क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आ सकती हैं हमारी आई के अंदर, उस पे काम किया है अबू अली सीना ने। और इन्होंने एक बुक लिखी कानून फिल तिब, जिसके अंदर इन्होंने डिस्क्राइब करवाई 130 डिजीज जो कि आई की थी। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी अबू अली सीना ने कानून फिल तिब, जिसके अंदर डिस्क्राइब करवाई 130 डिजीज जो कि आई की डिजीज थी, वो की थी अबू अली सीना ने। मैं एक बार फिर से आपके साथ रिपीट कर देती हूँ कि जो अबू अली सीना है वो पैदा हुए बुखारा के अंदर और ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे मेडिसिन की फील्ड के अंदर और ये एक्सपर्ट भी हैं, अपने एक्सपर्टीज रखते हैं मैथ्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी भी हैं, एस्ट्रोनॉमर्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर एंड पैलेंटोलॉजी के अंदर। और इन्होंने काम किया है आई की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसकी डिजीज पर। और इन्होंने एक बुक लिखी थी कानून फिल तिब, जिसके अंदर 130 डिजीज को डिस्क्राइब करवाया था अबू अली सीना ने। वो कौन सी डिजीज थी, आई की डिजीज थी, जो आई के अंदर बीमारियां हो जाती हैं उनको भी इन्होंने डिस्क्राइब करवाया था। ओके देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी बायोलॉजी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन रखी है। ठीक है, अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखी है बायोलॉजी की फील्ड के अंदर। ही रोट द फेमस बुक अल हैवान, एक इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है जो कि है अल हैवान, जिसमें इसने डिस्क्राइब किया ऑब्जर्वेशन की एनिमल्स के ऊपर और इन्होंने बताया सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिशेस एंड रिवर टाइगर्स की। ठीक है, और इन्होंने कहा सिमिलरली है डिस्क्राइब द लाइफ सिस्टम ऑफ आंट, और इन्होंने लाइफ सिस्टम भी बताया आंट्स का भी। अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिनकी एक बहुत ही मशहूर बुक है, फेमस बुक है, जिसका नाम है अल हैवान, जिसमें उसने डिस्क्राइब करवाया, ऑब्जर्व करवाया एनिमल्स के ऊपर, जिसमें उसने बताया सीजनल माइग्रेशन फिशेस के बारे में और रिवर टाइगर्स के बारे में। और इसने एक और भी चीज डिस्क्राइब करवाई, लाइफ सिस्टम ऑफ आंट, आंट का क्या लाइफ सिस्टम होता है वो भी अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने डिस्क्राइब करवाया था। ओके देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अल फराबी,
अल-फराबी भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इनका भी अपना एक किरदार है हमारी बायोलॉजी फील्ड के अंदर। ये भी एक बायोलॉजिस्ट हैं। बेटा ये बार बार कौन डिस्टर्ब कर रहा है इसको? अल-फराबी अल-फराबी जो हैं ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मतलब इनका भी एक अपना किरदार है बायोलॉजी फील्ड के अंदर। अल-फराबी जो है ये बायोलॉजिस्ट भी हैं और हाकिम भी हैं। He wrote book about plant and animals। इन्होंने बुक लिखी प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, जिनके नाम है किताबुल नबातात एंड किताबुल हैवानात। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अल-फराबी जो हैं ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इनका भी एक अपना रोल है बायोलॉजी फील्ड के अंदर। ये एक बायोलॉजिस्ट भी हैं और एक हाकिम भी हैं। इन्होंने बुक्स लिखी हैं प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, जिनके नाम है किताबुल नबातात एंड किताबुल हैवानात। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब्दुल कासिम अली ज़हरावी, ये भी एक अब्दुल कासिम अल ज़हरावी, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो कि पैदा हुए थे 936 के अंदर और वफात पाई 1004 के अंदर। ठीक है, ये फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी हैं। इनको कहा जाता है मॉडर्न सर्जरी के फादर। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इन्होंने फर्स्ट टाइम मुतारिफ करवाया था 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, सर्जरी का जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में भी अब्दुल कासिम अली ज़हरावी ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे। कितने करवाए थे? 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे अब्दुल कासिम अल ज़हरावी ने, और इसको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है। और ये इसलिए भी फेमस हैं, इन्होंने किडनी स्टोन को रिमूव करने का भी बताया था, जिसकी वजह से ये इसलिए भी फेमस हैं कि इनको कहा जाता है कि ही वाज फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। ये इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने बताया था कि कैसे किडनी के अंदर से रिमूव किए जाएं स्टोन्स को, जो पथरियां हो जाती हैं हमारी किडनीज के अंदर, उनको कैसे रिमूव किया जाए। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अब्दुल कासिम अली ज़हरावी जो हैं ये फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी हैं। इनको फादर कहा जाता है मॉडर्न सर्जरी के, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो भी अब्दुल कासिम ज़हरावी ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे। और ये फेमस है इसलिए भी क्योंकि इन्होंने बताया था कि किडनी के अंदर से स्टोन्स को कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब है इब्नुल हैथम, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इनका भी एक बहुत ही ज्यादा रोल है हमारे बायोलॉजी फील्ड के अंदर। ये पैदा हुए थे 965 के अंदर, मतलब 965 एडी के अंदर, और इन्होंने वफात पाई 1339 एडी के अंदर। इनको कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इन्होंने एक ग्रीक कॉन्सेप्ट दिया था वियन के ऊपर। ये वियन जो है वो लोकेट करता है रेटिना को, और जो रेटिना होता है वो सेंटर है वियन का। इस क्या मतलब है? वियन कहा जाता है हमारे सेंस ऑफ आई को। इन्होंने बताया था कि जो जैसे हम देखते हैं वो किससे देखते हैं? रेटिना से। रेटिना जो है वो एक इमेज को बना रहा होता है हमारी आई के अंदर, जिसकी वजह से हम बाहर की चीजों को देख सकते हैं। वो बताया था इब्नुल हैथम ने, और इन्होंने बुक्स लिखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस बुक्स हैं इनकी। वो है किताबुल मनासिर एंड मिनाजुल हिकमा। किताबुल हिकमा जो है इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी जो कि हैं
बहुत ही ज्यादा फेमस भी हैं, मशहूर भी हैं। एक है किताबुल मनाजिर और दूसरी है मिजानुल हिकमा। किताबुल हिकमा जो है वो ट्रांसलेट हुई है बहुत ज्यादा लैंग्वेज के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि लैटिन के अंदर, हैब्रियो के अंदर एंड अदर वेस्टर्न लैंग्वेजेस के अंदर। मतलब जो इनकी बुक्स थी किताबुल हिकमा वो बहुत ज्यादा ट्रांसलेट हुई है काफी लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अली बिन ईसा, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी बायोलॉजी के अंदर। अली बिन ईसा जो हैं ये आई स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, अली बिन ईसा जो हैं ये आई स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने काम किया था स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीज ऑफ आई के ऊपर। ठीक है, अली बिन ईसा भी क्या हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने भी काम किया है हमारी आई की स्ट्रक्चर पे, उसके फंक्शंस पे, उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके क्या फंक्शन होते हैं और हमारी आई के अंदर कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। और इन्होंने डिस्क्राइब करवाई 130 डिजीज हमारी आई के अंदर अपनी बुक में। ठीक है, और जो इनकी बुक हैं वो ट्रांसलेट हुई हैं यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, अली बिन ईसा जो है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अली बिन ईसा जो हैं ये आई स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने काम किया था आई की स्ट्रक्चर पे, उनके फंक्शंस पे और जो हमारी आई के अंदर डिजीज हो जाती हैं उन पर। और इन्होंने अपनी बुक्स लिखी जिसके अंदर 130 डिजीज को डिस्क्राइब करवाया, दरियाफ्त करवाया कि हमारी आई के अंदर इतनी डिजीज हो सकती हैं। और जो इनकी बुक हैं वो ट्रांसलेट हुई हैं यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये भी एक साइंटिस्ट है अब इब्नुल नफीस, ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर अपना एक कंट्रीब्यूशन रखी है। रिनोव्ड बायोलॉजिस्ट ऑफ 13th सेंचुरी, ये बायोलॉजिस्ट हैं 13th सेंचुरी के, जिन्होंने डिस्क्राइब करवाया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको डिस्क्राइब करने वाला, जिसने फर्स्ट टाइम हमारे निजामे खून को डिस्क्राइब करवाया था, वो थे इब्नुल नफीस। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इनका क्या किया था इन्होंने, इब्नुल नफीस ने, जो के ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन बींग है, उनके अंदर जो निजामे खून, मतलब जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की, उसको डिस्कवर करवाया था, डिस्क्राइब करवाया था इब्नुल नफीस ने। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जियाउद्दीन इब्ने बैतर, जियाउद्दीन इब्ने बैतर ये भी एक साइंटिस्ट हैं, ये भी एक बायोलॉजिस्ट है, जो कि 10th सेंचुरी एडी के अंदर इन्होंने क्या किया था, ही स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ द प्लांट। इन्होंने, ये स्पेशलाइज्ड हैं प्लांट्स की स्टडी के अंदर और इन्होंने ट्रेवल किया था सेवरल कंट्री को, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड स्टडी किया स्पीशीज ऑफ प्लांट्स की। ठीक है, जियाउद्दीन जो हैं ये भी एक साइंटिस्ट हैं जो कि स्पेशलाइज रखते हैं प्लांट्स के अंदर। फिर इन्होंने प्लांट्स के लेकर बहुत ज्यादा और कंट्रीज के अंदर भी सफर किया, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्पीशीज को ढूंढा और इन्होंने बताया कि प्लांट की बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मौजूद है हमारे दुनिया के अंदर। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जियाउद्दीन इब्ने बैतर ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, ये अपनी स्पेशलाइज रखते हैं प्लांट्स के अंदर। इन्होंने प्लांट्स के अंदर स्टडी किया है और इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर ट्रेवल किया, सफर किया और वहां इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट है उनकी बहुत सारी स्पीशीज हैं हमारी दुनिया के अंदर। फिर उसको इसने स्टडी किया और उनको बताया कि प्लांट की डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मौजूद है। ओके, ये थे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा बायोलॉजी की फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन किए, अपने अपना रोल प्ले किया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ हमारे पास नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड के अंदर भी काम किया है। ठीक है,
तो ये जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो यूरोपियन साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो पढ़ते हैं कि नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट कौन कौन से हैं जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड के अंदर काम किया है। सबसे पहले फर्स्ट पे है विलियम हार्वे। ये एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मतलब एक नॉन मुस्लिम साइंसदान है जिन्होंने काम किया है बायोलॉजी के अंदर। ये पैदा हुए थे 1578 एडी के अंदर और इन्होंने वफात पाई 1657 के अंदर। He described circulation of blood. विलियम हार्वे ने भी क्या किया था, डिस्क्राइब किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की, मतलब ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेशन करता है बॉडीज के अंदर, वो किसने बताया, विलियम हार्वे ने बताया। विलियम हार्वे ने उसको डिस्क्राइब किया था। विलियम हार्वे क्या है, एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट है। ठीक है, विलियम हार्वे क्या है, एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या बताया कि जो सर्कुलेशन कैसे होती है बॉडी के अंदर ब्लड की, उसके बारे में बताया था विलियम हार्वे ने। उसके बाद जो सेकंड पे हैं वो है गैलीलियो। गैलीलियो का नाम तो आप सबने बहुत बार सुना ही होगा। 1610 के अंदर इसने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप। ठीक है, गैलीलियो भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप को और एग्जामिन किया स्मॉल ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। गैलीलियो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करवाया था, इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम 1610 के अंदर। माइक्रोस्कोप के अंदर फिर उन्होंने बताया कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं हमारी दुनिया के अंदर। अगर माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं होता तो हमें अब पता नहीं होता कि सेल क्या है या फिर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं हमारी दुनिया के अंदर या नहीं है। वो किस वजह से पता चला है हम लोग को, माइक्रोस्कोप की वजह से। आप सबको पता ही है कि हम बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, तो फिर हम उसको किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो इसीलिए अगर गैलीलियो ने 1610 के अंदर माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करवा दिया था, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट चीजों को आज ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को। और गैलीलियो ने भी बताया कि जो हमारी वर्ल्ड के अंदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, उसने भी एग्जामाइन किया था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक भी एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1665 के अंदर डिस्कवर करवाया था सेल को। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये आप लोग सब जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने भी डिस्कवर करवाया था 1665 के अंदर सेल को। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, मतलब जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी लाइफ है, वो सेल से ही मिलकर बनी हुई होती है। वो कौन से साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने डिस्कवर करवाया था सेल को। उसके बाद आ जाते हैं लिनियस। लिनियस भी एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन रखा है बायोलॉजी के अंदर, जो कि 1707 के अंदर ये पैदा हुए थे और 1778 एडी के अंदर इन्होंने वफात पाई। He developed methods of classification for organisms and gave nomenclature. Therefore called father of taxonomy. लिनियस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने मेथड्स बताए थे क्लासिफाई कैसे किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, और इन्होंने नोमेनक्लेचर की थ्योरी भी दी थी। ठीक है, नोमेनक्लेचर की थ्योरी भी किसने दी है, लिनियस ही साइंटिस्ट था। इसका पूरा नाम है सी लिनियस। एक साइंटिस्ट है जिसने मेथड बताए कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट क्लास के अंदर। और इन्होंने एक और थ्योरी भी थी जो कि थी नोमेनक्लेचर। इसी वजह से इसको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी।
क्योंकि टैक्सोनॉमी जो ऐसी ब्रांच है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई ही किया जाता है, क्लासिफाई करने के बाद ही उनको नेम्स दिए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो कि सी लीनियस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेथड्स बताए थे क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिजम्स के, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी नॉमेनक्लेचर की, और ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ओके, शेल्डन एंड शिवान। शेल्डन एंड शिवान ये भी नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है बायोलॉजी की फील्ड में। इन्होंने 1838 एंड 1839 के अंदर अपनी थ्योरीज पेश की थी। शेल्डन ने बताया था प्लांट्स के बारे में एंड एनिमल्स के बारे में बताया था शिवान ने। शेल्डन एंड जो शिवान है ये दोनों ही साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया था कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में, जोलॉजी एंड बॉटनी के बारे में, और इन्होंने थ्योरी दी थी सेल के ऊपर 1838 एंड 1839 के अंदर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो शेल्डन एंड शेवान ये भी एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी 1838 एंड 1839 के अंदर प्लांट और एनिमल्स के बारे में बताया था। अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करेंगे तो हम कहेंगे जोलॉजी एंड बॉटनी के बारे में बताया था, और इन्होंने क्या किया था, शेल्डन एंड शिवान ने सेल के ऊपर थ्योरी भी दी थी, जिसके अंदर इन्होंने 2 से 3 पॉइंट रखे थे कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, और जो एक सेल न्यू सेल होता है वो सेल डिवीजन जब हो रही होती है तब अराइज होते हैं। और इन्होंने एक और चीज भी बताई थी, ठीक है, मतलब ये इन्होंने सेल थ्योरी पे काम किया था और इन्होंने प्लांट और एनिमल्स के बारे में बताया था। उसके बाद आ जाते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर भी एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन रखा था बायोलॉजी की फील्ड के अंदर। He was born 1822 and died in 1895। ये पैदा हुए थे 1822 के अंदर और इन्होंने वफात पाई 1895 में। He discovered bacteria as cause of many diseases like tuberculosis। लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर करवाया था बैक्टीरिया को और उनकी कॉजेज को, कि वो कौन सी डिजीज को कॉज करते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरिया की ही डिजीज है। तो लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट हैं ये पैदा हुए थे 1882 के अंदर और इन्होंने वफात पाई 1895 के अंदर। और इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को और बहुत सारी डिजीज को, जैसा कि है ट्यूबरक्लोसिस भी एक डिजीज है। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेटा माइक बंद कर दें। ये है जे लेस्टर। जे लेस्टर भी जे लेस्टर, इन्होंने 1860 के अंदर डिस्कवर करवाया सेप्टिक्स को। ठीक है, जे लेस्टर भी एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1860 के अंदर डिस्कवर करवाया एंटीसेप्टिक्स को। एंटीसेप्टिक्स मींस, इसकी एग्जांपल है जैसे कि आयोडाइन हो गया, कार्बोलिक एसिड हो गया, इन सबको डिस्कवर करवाने वाला जो बायोलॉजिस्ट है वो है जे लेस्टर।
जे लेस्टर ने 1860 के अंदर डिस्कवर करवाया एंटीसेप्टिक्स को। उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आयोडाइन को करवाया एंड कार्बोलिक एसिड को करवाया। ये उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है ए जेनर। ये भी एक बायोलॉजिस्ट हैं, ये भी एक नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हैं जिनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी के अंदर। ए जेनर ने 1896 के अंदर डिस्कवर करवाया वैक्सीनेशन को। किसके अगेंस्ट करवाया? स्मॉल पॉक्स, जो कि हमें एक बीमारी हो जाती है स्मॉल पॉक्स की, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक वैक्सीनेशन बनाई, जिसको बताने वाला, डिस्कवर करवाने वाला जो बायोलॉजिस्ट है वो है ए जेनर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ई जेनर 1896 he discovered method of vaccination against smallpox। ई जेनर जो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर करवाया था वैक्सीनेशन को स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। मतलब जब हमें स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं तो उनकी वैक्सीनेशन जब होती है, वो किसने डिस्कवर करवाई थी? ई जेनर ने करवाई। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चार्लीज ड्रॉइन। चार्लीज ड्रॉइन जो हैं, ये भी एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इनका भी रोल है हमारी बायोलॉजी फील्ड के अंदर। इन्होंने 1859 ही wrote his famous book Origin of Species about evolution of different species through natural selection। चार्लीज ड्रॉइन ने 1859 के अंदर बहुत ही एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। मतलब जो स्पीशीज हैं वो कैसी ऑरिजिन करती हैं, मतलब कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं। अबाउट एवोल्यूशन, जब एवोल्यूशन होती है डिफरेंट स्पीशीज की, जब नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, जब कुदरती तौर पर जब न्यू स्पीशीज आती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा हमारी दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट काइंड की स्पीशीज मौजूद हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीशीज 20 मिलियन से अबव जो स्पीशीज हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो वो कैसे एवोल्यूट हुई हैं, उनकी ओरिजिन कैसे हुई है स्पीशीज की, वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? चार्लीज ड्रॉइन ने बताया था 1859 के अंदर। उसके बाद है जॉर्ज जोहन मेंडल। ये भी एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, ही वाज बोर्न 1822 एंड डाइड इन 1884। यह पैदा हुए 1882 के अंदर और इन्होंने वफात पाई 1884 में। He gave us famous law of the heredity and laid foundation of genetics। इन्होंने, ये बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, इन्होंने बताया कि हेरिडिटी को कैसे लीड करता है जेनेटिक्स। मतलब जो जेनेटिक्स हैं जिसकी हमने पढ़ा था, जेनेटिक्स जो है द स्टडी ऑफ जीन, जीन्स हैं उनके अंदर कौन सी चीजें मौजूद होती हैं? हेरिडिटी मौजूद होती है। हेरिडिटी जो होती है वो ट्रांसफर को, करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। उन सबको लीड करने वाला जो लॉ था वो किसने बताया था? जॉर्ज जोहन मेंडल ने। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करती हूँ, इन्होंने एक फेमस लॉ दिया था हेरिडिटी के ऊपर, ठीक है, और इन्होंने बताया, और इन्होंने जेनेटिक्स को भी बताया था कि जेनेटिक्स जो है ये कैसे ट्रांसफर करते हैं हेरिडिटी को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। वो पूरा लॉ बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉर्ज जोहन मेंडल। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वेस्टन एंड क्रिक। ये भी एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1853 के अंदर द प्रोपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए टू एक्सप्लेन द फाउंडेशन ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। वेस्टन एंड क्रिक एक साइंटिस्ट था, 1853 के अंदर इन्होंने प्रपोज किया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो इन्होंने प्रपोज करवाया था और इन्होंने एक्सप्लेन किया था डीएनए को कि उनके अंदर हेरिडिटी जो मटेरियल होते हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करती हूँ। जो वेस्टन एंड क्रिक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने प्रपोज करवाया था 1953 के अंदर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल होता है उसको इसने प्रपोज करवाया था और इसने एक्सप्लेन भी किया था इसके बारे में, डीएनए के बारे में, कि उसके अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे।
ठीक है, ये थे हमारे नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट जो कि हमारे बायोलॉजी फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा काम किया है। ठीक है, हमारे पास हमने आज किसके बारे में पढ़ा, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट एंड मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी बायोलॉजी के अंदर, उन्होंने अपने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने अलग अलग चीजों को डिस्कवर करवाया बायोलॉजी फील्ड के अंदर, जो अब हम लोग उस चीजों को स्टडी करते हैं कि कहाँ से हमारी आई की स्ट्रक्चर क्या होती है, या फिर हमारी डिजीज कौन सी होती है, या बैक्टीरिया को करवाने वाला, मतलब डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज को या फिर फंक्शंस को डिस्क्राइब करवाने वाला जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोलॉजी के फील्ड के अंदर अपना अपना काम दिया था, रोल प्ले किया था, वो सारे हमारे पास मुस्लिम कुछ साइंटिस्ट थे और कुछ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट थे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा।